Assalamu alaikum and welcome to the 16th lecture of technical writing. In all of the previous lectures, we have been studying a lot of things that हमें लिखना सिखा रही हैं या सिखाती हैं बहुत सारी चीज़ें. And today we would be probably this would be the last lecture, and we would be seeing an extremely interesting thing. जो कि एक तरह से एक रिवीजन का भी सोर्स बनेगा हमारी तमाम जितने भी लेक्चर्स रहे हैं उनका. और एक आपको नया पर्सपेक्टिव भी समझने को मिलेगा राइटिंग के हवाले से, which is that whenever we need to write a negative sentence, how do we construct that sentence? क्योंकि कई दफ़ा जैसे अगर हम कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं किसी से, तो जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उस इंसान से अगर हमने कोई नेगेटिव कम्युनिकेशन करनी होती है, जैसे किसी बात का इनकार करना होता है उस इंसान से, तो हम उस चीज़ को करने से ज़रा घबरा रहे होते हैं, कतरा रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि हम उसके सामने उस चीज़ का इनकार करें, उसको नहीं कहें, या उसकी जो चीज़, उसकी जो गलती है, उसको उसके मुँह पे हम कहें कि हाँ जी, दिस इज़ योर मिस्टेक. तो बेसिकली उस चीज़ को कम्युनिकेट करने के वर्बली भी और थ्रू टेक्स्ट, थ्रू राइटिंग भी बहुत सारे तरीके. उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आज पढ़ेंगे that are extremely helpful while you write a document or you try to communicate in written to someone, क्योंकि बेसिकली जो इस किस्म की नेगेटिव कम्युनिकेशन है वो हम ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूर यूज़ करते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर एट अ मैनेजरियल पोजीशन या अगर आप जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, आपस में पीयर्स हैं, कलीग्स हैं, तो उनसे इस किस्म की सिचुएशन कोई ना कोई ज़रूर आ जाती है जहाँ पर आपको कोई ना कोई इनकार करना पड़ रहा होता है, जहाँ आपको कोई उनको कोई रियलिस्टिक बात मुँह पे करनी पड़ रही होती है. तो वहाँ पर इस किस्म के थोड़े से शुगर कोटेड अल्फाज यूज़ करना कि एक दूसरे की दिल आज़ारी भी ना हो और क्लियर एक नो का आंसर भी ना मिले. We would be learning how to write and jot down and structure those kind of sentences. अब मैंने स्टार्ट में ये बात कही कि दिस वुड बी अ रिवीजन टू ऑल ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स. हाउ? हम जितने भी राइटिंग स्टाइल्स पढ़ चुके हैं उसमें हमने पॉजिटिव अप्रोच की राइटिंग की. दैट वी हाउ डू वी राइट इन अ नरेशन स्टाइल, हम डिडक्टिव और इंडक्टिव वे में कैसे लिखते हैं, हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी. बट व्हेन वी हैव टू जॉट डाउन समथिंग इन अ नेगेटिव मैनर, तो वो इट इज़ टोटली, हम समझते हैं कि इट इज़ टोटली ऑपोजिट टू द सेंटेंस जो हमने पॉजिटिव वे में फॉर्म किया, बट इट इज़ नॉट दिस केस. बेसिकली उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह से ही होता है जिस तरह से हम एक नरेटिव स्टाइल में एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं या हम जिस स्टाइल में भी एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम टेक्निकली स्ट्रक्चर करते हैं. सिर्फ एक दो वर्ड्स की अरेंजमेंट से ही हम उसको थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रक्चर कर सकते हैं. So coming to the 5 simple ways to write about negative issues with a positive spin, we usually have gone through this phrase कि the glass is या तो हमें half empty नजर आ रहा होता है या half full नजर आ रहा होता है. But the positive aspect to it, this situation is that the glass is always basically half full. तो वो the positive side उसको हमने हमेशा से देखने की कोशिश करनी है और हमने हमेशा से कोशिश करनी है कि अगर जो उसकी नेगेटिव पर्सपेक्टिव है या नेगेटिव साइड है उसको हम ना देखें. बेसिकली जब हम ऑर्गेनाइजेशनल राइटिंग कर रहे होते हैं जिसके अंदर बड़ी टेक्निकल किस्म की राइटिंग करने की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन की, वहाँ पर आपकी बेशक अगर पीआर ईमेल्स हो रही हैं, अगर आपकी कोलैबोरेटिव ईमेल्स हो रही हैं, आपकी बिजनेस लाइक किस्म की कोई गुफ्तगू हो रही है किसी से, तो वहाँ पर एक हम वर्ड यूज़ करते हैं कि बहुत एब्रप्ट होके मेरे से इसने इस एम्प्लॉयर ने बात, मतलब एकदम जिसको हम उर्दू में आसान अल्फाज में कहते हैं कि बिल्कुल एकदम मुंह पे उसने सारी बात कर, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात कर, मतलब ढके छुपे अंदाज में उसने मुझे इनकार नहीं किया. उसने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझे बड़े रूड बिहेवियर से और अब्रप्ट होके अचानक से उसने मुझे इनकार कर दिया इस बात का. तो जब हम बिजनेस लाइक या ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से ये चीज़ देख रहे होते हैं, दैट इज अ लिटिल रॉन्ग and that doesn't even seem right as well. So how do you need to work on this thing? We would be studying in this document. पहली चीज कि always present solutions instead of problems. हम जब
कोई भी किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर हम जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमेशा से सेंटेंस को उस तरह से स्ट्रक्चर करें कि आप सोल्यूशन के बारे में बता रहे हो, ना कि आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं स्टेटमेंट कहूँ कि ये मसला भी हो गया है और ये मसला भी हो गया और फिर मैं आ भी नहीं सक रही और फिर I couldn't complete my assignment because the light went or the UPS was not working, my laptop was not charged, and I was not able to come on time, and I was not able to submit the assignment. मैंने सबमिट की लेकिन उसके अंदर मिस्टेक्स बहुत थी बिकॉज मैं चेक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका. Up this, these are extremely a long list of extremely lame excuses and problems कि जिसमें मैं दूसरे लिसनर को सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बयान. अब लिसनर भी उस पर्सपेक्टिव से एक दफ़ा सुनेगा, दूसरी दफ़ा उसको पढ़ेगा, but on the third time he would be agitated and irritated as well that I don't want to hear about your problems. You should tell me about the solutions that you can do. So starting from the solution that before the light goes, I think I should just make my assignment. Or before my laptop's battery dies, I think I should just make my assignment. So this is a solution. कि हाँ लाइट जाने से पहले मैं असाइनमेंट अपनी बना लूँ. That's a small solution that you're just writing it down in a manner. So यहाँ पर भी उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है. I won't be able to meet with you tomorrow morning because I have a meeting or I am booked. Tomorrow इसको एक solution के वे में प्रेजेंट करना के बाद वहाँ पर बताने कि नहीं मैं अवेलेबल नहीं हो सकूंगा कल क्योंकि मेरी कहीं और एंगेजमेंट है, मैंने कहीं किसी और से पहले कमिट किया हुआ है कि मैं आपसे मिलने आऊँ. सो अब इसको सोल्यूशन के वे में कैसे लिखना है कि tomorrow afternoon works better for me. Would a 2 p.m. Meeting fit your schedule? कि टुमारो मॉर्निंग में तो मैं नहीं मिल सक रहा, ये मैंने उसको प्रॉब्लम बता दी है, लेकिन आई हैव अ सोल्यूशन दैट आई थिंक आई कैन मीट विद दैट पर्सन एट 2 p.m. So let's not talk about the problem and let's talk about the solution. कि उसको डायरेक्टली ये ना कहेंगे नहीं मैं नहीं मिल सकता आकर आपसे क्योंकि मैं तो बिजी हूँ कल सुबह. उसको सोल्यूशन से बात शुरू कि ऐसा कर लेते हैं कि सुबह के बजाय हम दोपहर में मीटिंग अरेंज कर लेते हैं. आप अवेलेबल होंगे. So that is the way that you can jot down a solution first. So always try to present solutions instead of problems. Then state what you want, not what you don't want. Um, Usually हम जब लोगों से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक बड़ी क्लैरिटी से अपने क्या कह सकते हैं उसको अपने मसले को बयान करना है. और हम कहते हैं कि ये एक असर्टिव वे होता है कि आपने क्लैरिटी से अपनी बात को बयान करनी. अब क्लैरिटी से बयान करना और ऐसी चीज़ बयान करना जो आप नहीं करना चाह रहे, देयर इज एन एक्सट्रीमली बिग डिफरेंस बोथ ऑफ. जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल राइटिंग कर रहे हैं, व्हिच इज अ लिटिल बिट टेक्निकल एज वेल एज आई स्टेटेड बिफोर, तो उसमें यह है कि ऑलवेज स्टेट या ऑलवेज राइट व्हाट द थिंग दैट यू वांट. उस चीज़ का तज़किरा नहीं करें जो चीज़ आपको नहीं चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन आउट, ये जो मैं हाईलाइट भी कर रही हूँ, दैट डू नॉट ब्रिंग लैपटॉप्स टू दिस मीटिंग. अब ये एकदम से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटेंस लग रहा है क्योंकि उसमें नॉट हमने लगा दिया, डू नॉट ब्रिंग लैपटॉप्स इन द मीटिंग. इसका आपने चीज़ थोड़ा सा सेंटेंस को स्ट्रक्चर करके बयान. आप क्यों चाहते हैं कि लैपटॉप्स ना आए? क्योंकि मीटिंग में उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऐसा कुछ भी नहीं बताना जिसमें लैपटॉप की ज़रूरत पड़े, तो फिर आप इस चीज़ को स्टेट करें. आपने कभी भी नहीं उस चीज़ को नेगेटिवली बताना कि मैं नहीं चाहती कि कोई लैपटॉप लेकर आए. आपने बताना है कि कि लैपटॉप की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, लैपटॉप वोंट बी नेसेसरी इन द क्लास टुडे, so it's fine. You can leave your laptop at your desk or at your home. So don't just jot it down in a negative way. उस चीज को डू नॉट के सेंटेंस के साथ कभी भी स्टार्ट ना करें.
हम यूजुअली कहते हैं कि हम जब किसी भी सेंटेंस को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि जब हम किसी भी सेंटेंस को डू नॉट की फ्रेज से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ वो सेंटेंस बेसिकली आपको नेगेटिविटी का एलिमेंट दे रहा है. And when you start reading a sentence that is written with the phrase starting with do not or it has a phrase of do not in it, तो उसका एक इम्पैक्ट भी नेगेटिव आ रहा होता है और वो पढ़ने वाले के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट या अच्छा इम्पैक्ट नहीं दे रहा. So you it's better if you don't use this do not की phrase. अगर ये आप easily इसको ignore कर सकते हैं तो usually in your sentences try to ignore this. One thing that जो हम लोगों में as narrators as writers थोड़ी एक I should say that it's basically um, एक बीमारी की तरह भी पाई जाती है हमारे राइटिंग स्टाइल्स की बीमारी की तरह. That is hyperbole. हाइपरबोल को अगर मैं आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करूं तो जब हम किसी बात को बहुत एक्सट्रीम करके बयान कर रहे हो या मजीद इजी टर्म्स में बड़ा एग्जैजरेट करके बयान कर रहे होते हैं, उससे भी ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे होते हैं दैट मीन्स कि हम उसके अंदर हाइपरबोल एक्ट कर रहे हैं, हाइपरबोल का हम टच दे रहे हैं. तो यू ऑलवेज शुड कीप योर हाइपरबोल इन चेक. हाउ कि आप देखें कि आप एक्सट्रीम फ्रेजेस तो नहीं यूज करें कि शी ऑलवेज लाइज टू मी, कि मतलब वो हमेशा झूठ बोलती है. इसका मतलब तो है कि जब वो बोलती है, जब वो मुंह से कुछ भी बोलती है तो वो झूठ ही होता है. तो दैट इज बेसिकली अ हाइपरबोल. वो कुछ और बात भी तो कर सकती है, वो नॉर्मल कन्वर्सेशन भी तो करती हो, वो झूठ नहीं होता होगा. बहुत सारी और चीजें झूठ हो सकती हैं लेकिन उसकी नॉर्मल कन्वर्सेशन झूठ नहीं होती. दिन में कोई और लोगों से कम्युनिकेट करती होगी, हो सकता है वो बातें भी झूठ ना हो. तो यहाँ पर ऑलवेज की बात बड़ी आपको एक्सट्रीम और हाइपरबोल इफेक्ट दे रही है कि शी ऑलवेज टेल्स अ लाई. इसको आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि समटाइम्स आई थिंक दैट शी डजंट कम्युनिकेट इन अ प्रॉपर वे. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर जो मैंने हमें एग्जांपल दी है कि यू ऑलवेज फाइल योर रिपोर्ट्स लेट. कि आप हमेशा अपनी जो असाइनमेंट है या रिपोर्ट है वो लेट सबमिट करवाते हैं. अब यहाँ पर एक्सेप्शन है कि हो सकता है एक या दो दफा या तीन दफा उसने टाइम पर भी सबमिशन करवाई हो. तो try to just keep that hyperbole in check. You can write it down with adding sometimes या probably add कर सकते हैं आप. यानी extreme words जैसे always हो गया एक बड़ा extreme word है कि हमेशा ही ऐसे करती है, या never हो गया कि I never go to my class late. हो सकता है एक दफा लेट आए हूँ तो वहां पर extreme sentence you are using an extreme sentence. Try the I statements. When you're tackling with a difficult issue, statements that begin with you basically can magnify the problem. कि you did this, it's all because of you. ये जो गलत हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ. या यहाँ पर एग्जाम्पल दी है you never listen to me. अब उसमें आप टोटली उस बंदे को इल्जाम ठहरा रहे हैं which is a negative state. और उस चीज का इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं होगा जितना उसी सेंटेंस को थोड़ा सा प्यार से मोल्ड करके अगर हम कम्युनिकेट कर दें. I find it hard to communicate when I am worried that I am not being heard. कि जब मुझे कोई सुन नहीं रहा होता तो मुझे कम्युनिकेट करने में मसला होता है. अब सेंटेंसेस दोनों का मतलब सेम ही है कि तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, बट दैट्स अ नेगेटिव सेंटेंस और वो आप इल्जाम सारा का सारा उस बंदे पे दे रहे हैं. share that thing, share that problem. So उसमें आप उसको स्ट्रक्चर करें कि जब मुझे कोई सुन नहीं रहा होता तो मुझे कम्युनिकेट करना अच्छा नहीं लगता. अब इससे उस बंदे को भी मैसेज चला गया कि हाँ मैं क्योंकि सुन नहीं रहा था तो इसने आई थिंक ये बात मुझे कही है लेकिन बड़े एक धीमे और प्यार से के अंदाज से. So try I statements. Never put unnecessary blame about things on people which you're not 100% sure about. उस चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए. The last thing is that राइटिंग हम अक्सर एक सेंटेंस लिखते हैं किसी को भी आई एम रियली सॉरी बट dash 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 every anything that you need to fill it out. I'm really sorry but
मैं तो ऐसा नहीं करना चाह रही, आई एम रियली सॉरी, बट आई थिंक ये दोनों की ही गलती है. When you say that sentence, it really doesn't mean that you're sorry, क्योंकि आप आगे but का sentence लगा रहे हैं. आप उसको excuse दे रहे हैं. I am sorry, but ऐसे 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 भी है. आपने सॉरी भी किया, लेकिन आपने साथ एक्सक्यूज भी डाल दिया कि चलो मैं सॉरी तो कर लेता हूँ, लेकिन आई एम गिविंग एन एक्सक्यूज एज वेल. So that is a negative sentence. Um, you need to keep a check on all of these things. जैसे यहाँ पर we are sorry your shipment was delayed, but we have had a lot of orders this week. I am reading right now this line that I highlighted. That I'm really sorry that the order you online order that you gave was delayed, but we had a lot of orders this week. Now this is an extremely lame excuse to give to a customer कि आप सॉरी भी हैं लेकिन बहुत सारे ऑर्डर्स थे तो बस हम आपका ऑर्डर टाइम पे नहीं दे सके. तो विच मीन्स कि जो मैं एज अ कस्टमर थी, मैं मेरी शिपमेंट या मेरा ऑर्डर इतना ज़रूरी नहीं था उस शॉप के लिए. दैट इज गिविंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट. उसका एक आसान way to write it down is that we are sorry the order was delayed. The number of orders we received this week took us by a surprise. कि बहुत सारे orders हो गए थे and we were surprised with that. अब डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर उन्होंने बट का फ्रेज यूज किया हुआ था, जिसको उन्होंने यहाँ एलिमिनेट करके सेंटेंस ब्रेक डाउन करके नया सेंटेंस स्टार्ट. बिकॉज व्हेन वी ऐड दिस स्पेसिफिक फ्रेज, ये जिसको मैं हाईलाइट करी हूँ, जब हम बट लगा देते हैं, मीन्स दैट वी आर बेसिकली in that sentence giving an excuse, and when you're giving an excuse it means that you are never feeling sorry 100%. So try these writing tips when you write. And जितनी भी हमने चीजें पढ़ी, sum all of these up and see it in a document कि ये चीजें हम कैसे चलाते हैं. Please go through the lecture and you can always let me know for any kind of tips. Thank you.